हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर क्या होता है। मैं कैंसर के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ उसका डेफिनेशन बताऊँगा और फिर हम एंटी मेटाबोलाइट शुरू कर देंगे। कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर टिश्यू या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे नंबर ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो कैंसर में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, यानी कि माइटोसिस या सेल डिवीज़न का रेट बहुत बढ़ जाता है और सेल डेथ का रेट बहुत कम हो जाता है। तो एंटी कैंसर जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनमें हमने दो अप्रोचेस को यूज़ करना होता है एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए। एक तो हमको सेल्स का डिवीज़न कम करना होता है और सेल का डेथ रेट जो होता है वो बढ़ाना होता है। तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं विच आर वन टाइप ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, ये कैसे काम करती है इस पे आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एसएआर और कुछ ड्रग्स इसके अंडर आने वाली हम पढ़ेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस कुछ ऐसे केमिकल स्पीशीज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं डीएनए फॉर्मेशन के लिए। हमें पता है जो हमारा डीएनए होता है उसमें कुछ नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, जिनकी एग्जांपल आपको पता होगी, ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं ये बेसिकली दो कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। कौन कौन सी? एक होते हैं प्यूरीन्स और एक होते हैं पिरिमिडीन्स। तो ये जो इसेंशियल स्पीशीज़ हैं जिनसे कि आगे जाके डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स बोलते हैं इनको। अगर जो कैंसर सेल है, हमें पता है कि कैंसर सेल डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसका न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, तो डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, तो डीएनए की नई कॉपीज बनेंगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन तभी हो पाएगा अगर उसके अंदर प्यूरीन और पिरिमिडीन अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये एक तरह का रॉ मटेरियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो आप ये समझ लो कि ये जो मेटाबोलाइट्स हैं दे आर द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। अगर हम इनको ही बनने से रोक दें, प्यूरीन, पिरिमिडीन और फॉलिक एसिड, अगर हम इन मेटाबोलाइट्स को बनने से ही रोक दें तो नया डीएनए नहीं बन पाएगा। तो उससे कि सेल का डिवीज़न भी रुक जाएगा और सेल डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। वो क्या करते हैं? इन मेटाबोलाइट्स को, यानी कि प्यूरीन, पिरिमिडीन और फॉलिक एसिड, इनका बायोसिंथेसिस जो होता है उसको रोक देते हैं। दे इनहिबिट द बायोसिंथेसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स। और दूसरा ये कैसे काम करते हैं, इनका जो एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो प्यूरीन या पिरिमिडीन के साथ काफ़ी मिलता जुलता होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि प्यूरीन जो होता है वो प्रिकर्सर की तरह काम कर रहा है, प्रिकर्सर मतलब रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो इसका स्ट्रक्चर, एंटी मेटाबोलाइट का स्ट्रक्चर प्यूरीन के साथ मिलता होता है या पिरिमिडीन के साथ मिलता होता है, तो ये उसकी जगह पे जाके करप्ट डीएनए बनाना शुरू कर देता है। मतलब कि अगर प्योर प्यूरीन से डीएनए बनता तो नॉर्मल वाला डीएनए बनता, लेकिन अगर उसकी जगह पे प्यूरीन या पिरिमिडीन का कोई एनालॉग, उसका डुप्लीकेट अगर उसकी जगह ले लेता है तो उससे जो डीएनए बनेगा वो भी करप्ट डीएनए होगा। तो ये दो ढंग से काम करेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स। या तो ये डीएनए का बायोसिंथेसिस जो होगा उसको बिल्कुल ही क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, उसको ये क्या कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, या फिर ये क्या करेंगे, ये करप्ट डीएनए बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, जो नया सेल होगा, जो सेल बनने जा रहा था वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, यही तो हमें करना है ना। कैंसर में नंबर ऑफ सेल बढ़ गए हैं और हमको सेल बनने से रोकना है। तो हम दो ढंग से, तो एंटी मेटाबोलाइट दो ढंग से ये काम करता है। या तो डीएनए बायोसिंथेसिस को बिल्कुल रोक देता है, या फिर अगर डीएनए बनता भी है तो वो क्या होता है, करप्ट डीएनए होता है। अब आगे चलते हैं कि जो
एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं पिरिमिडीन एनालॉग्स, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एंटी मेटाबोलाइट्स की वो कौन सी है, पिरिमिडीन एनालॉग। सेकंड वन कौन सा है, प्यूरिन एनालॉग। और थर्ड वन कौन सा है, फोलिक एसिड एनालॉग। देखो एनालॉग का मतलब क्या होता है, एनालॉग का मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर, ये जो ड्रग है इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आएंगी उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरिमिडीन के साथ मिलता हुआ होगा। ठीक है, तो पिरिमिडीन के साथ उसका स्ट्रक्चर मिलने की वजह से ही वो उस बायोसिंथेसिस यानी कि डीएनए की बायोसिंथेसिस में घुस पाता है, उसमें एंट्री ले पाता है और उसको ये स्टॉप कर पाता है। ऐसा समझिए कि जो उस बायोसिंथेसिस में, डीएनए की बायोसिंथेसिस में जो इंजाइम्स पिरिमिडीन के ऊपर काम करने वाले थे, अब वो किसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, पिरिमिडीन एनालॉग्स के ऊपर। क्योंकि इंजाइम ये समझ नहीं पाता, इंजाइम ये डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये ओरिजिनल पिरिमिडीन है या उसका कोई डुप्लीकेट है। तो वो आप ऐसे समझ लो कि वो पिरिमिडीन एनालॉग पे जाके बाइंड करता है इंजाइम और इनहिबिट हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, जिससे कि डीएनए बनना बंद हो जाता है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम जो पढ़ने वाले हैं एंटी मेटाबोलाइट्स में वो कौन सी है, वो है पिरिमिडीन एनालॉग्स। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पिरिमिडीन एनालॉग्स। पिरिमिडीन एनालॉग्स के नाम से ही पता चल रहा है कि इस कैटेगरी के अंडर आने वाली जो ड्रग्स हैं उनका स्ट्रक्चर पिरिमिडीन से मिलता होता है, इसलिए इनको बोलते हैं पिरिमिडीन एनालॉग्स। एनालॉग्स का मतलब उसके जैसे स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन जैसे स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन्स होते क्या हैं, पिरिमिडीन हमारी बॉडी में कुछ नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं जिससे कि आगे जाके डीएनए का फॉर्मेशन होता है। पिरिमिडीन का एग्जाम्पल है थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। तो ये जो सारे पिरिमिडीन्स हैं ये ही आगे जाके क्या बनाते हैं, डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारे जो पिरिमिडीन एनालॉग्स होंगे ये क्या करेंगे, ये इस पाथवे को इनहिबिट करेंगे। यानी कि अगर पिरिमिडीन से डीएनए बन रहा है, ये किसी बायोसिंथेटिक पाथवे से बन रहा है, तो ये जो पिरिमिडीन एनालॉग्स होंगे ये इस पाथवे को इनहिबिट करते हैं ताकि डीएनए का फॉर्मेशन पिरिमिडीन से ना हो। तो जिससे कि डीएनए नहीं बनेगा तो आगे सेल का डिवीज़न भी रुक जाएगा। तो ये समझने से पहले कि पिरिमिडीन एनालॉग्स डीएनए का फॉर्मेशन कैसे रोकते हैं, हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि डीएनए फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब देखो क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है DUMP। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इससे आगे बनता है DTMP, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीथायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये किसकी हेल्प से बन रहा है, ये बन रहा है इस एंजाइम की हेल्प से, थायमिडाइलेट सिंथेज। अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए या इसको इनएक्टिव कर दिया जाए तो ये DUMP को DTMP में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ठीक है ना, अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, क्योंकि DUMP से जो DTMP बन रहा है वो इस एंजाइम की मदद से बन रहा है। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें या इसको इनएक्टिव कर दें तो ऑब्वियसली DTMP नहीं बनेगा और ये DTMP जो होता है ये ही आगे DNA फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है। तो हमारी जो ड्रग्स होती हैं, जो पिरिमिडीन एनालॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इसके साथ जाके बाइंड करते हैं और इसको इनहिबिट कर देते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दी हुई है ड्रग्स की, जैसे कि फ्लोरोयूरेसिल एंड फ्लॉक्सयूरिडीन। ये दोनों ड्रग्स, एक और भी होती है साइटाराबिन। तो ये जो तीनों ड्रग्स होती हैं ये पिरिमिडीन एनालॉग्स होते हैं और ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये इस एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं और इसको इनहिबिट कर देते हैं। देखो थायमिडाइलेट जो सिंथेज जो एंजाइम है ना, इसकी एफिनिटी पिरिमिडीन न्यूक्लियस के लिए है। ये पिरिमिडीन न्यूक्लियस है, ये इसके साथ जाके बाइंड करता है और यहाँ पे क्या लगा देता है, आप देखो इसकी ये 5th पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, 5th। यहाँ पे ये CH3 लगा देता है। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे इसने CH3 लगा दिया, बस इतना चेंज करता है। तो इसका मतलब थायमिडाइलेट सिंथेज पिरिमिडीन के ऊपर बाइंड करता है, जो पिरिमिडीन जो उसका न्यूक्लियस है। अब जो हमारी ड्रग्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी पिरिमिडीन से मिलता हुआ है। देखो यहाँ पे भी पूरा न्यूक्लियस सेम है पिरिमिडीन वाला, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 5th पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया है, ये फ्लोरो ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो फ्लॉक्सयूरिडीन में भी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। तो थायमिडाइलेट सिंथेज जो होता है
वो फ़र्क नहीं कर पाता कि ये DUMP है या कोई और ड्रग है। तो वो DUMP के साथ बाइंड करने की बजाय वो इन ड्रग्स के साथ जाके बाइंड कर जाता है और सारा का सारा यहीं पे कंज्यूम हो जाता है। तो थाइमोडाइलेट सारा का सारा इन्हीं ड्रग्स के साथ ही कंज्यूम हो जाएगा और वो DUMP को DTMP में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। DTMP नहीं बनेगा तो उससे आगे DNA भी नहीं बनेगा, जिससे कि सेल का DNA का रेप्लिकेशन रुक जाएगा, सेल का डिवीज़न रुक जाएगा और सेल डेड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पिरिमिडीन एनालॉग्स फ्लोरोयूरासिल, फ्लॉक्सोयूरिडीन या साइटाराबीन दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू DUMP। ठीक है, DUMP के साथ इनकी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये जो DUMP है ये वाला, इसके साथ जो हमारी ड्रग्स हैं ये वाली फ्लोरोयूरासिल एंड फ्लॉक्सोयूरिडीन, इनकी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है। तो जो इंजाइम होता है कौन सा, थाइमोडाइलेट्स, वो क्या करता है, वो पिरिमिडीन एनालॉग यानी कि हमारी ड्रग के साथ बाइंड कर जाता है इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू DUMP। तो DUMP के साथ बाइंड करने की बजाय हमारी ड्रग्स के साथ बाइंड करता है और इनएक्टिव हो जाता है। तो DUMP से DTMP नहीं बन पाता और उससे आगे DNA फॉर्मेशन भी नहीं हो पाती। अब हम पढ़ने जा रहे हैं SAR ऑफ पिरिमिडीन एनालॉग्स। SAR में आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो बेसिक न्यूक्लियस है वो तो हमें पता है कि पिरिमिडीन रिंग है। पिरिमिडीन रिंग कैसी होती है, इस तरह से होती है पिरिमिडीन रिंग। इसमें 2 नाइट्रोजन एज ए हिट्रो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इस हिट्रोसाइक्लिक रिंग में। ये हिट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे ये जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ये कौन कौन से होने चाहिए, किसके लगने से पोटेंसी इंक्रीज होगी, किसके लगने से पोटेंसी डिक्रीज होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो 6th पोजीशन पे R1 लगा हुआ है ये क्या क्या होना चाहिए। अगर ये R1 ऑक्सो ग्रुप होगा यानी कि C डबल बॉन्ड O होगा यहाँ पे, या फिर ये क्या होगा, NH2 होगा, तो इसकी पोटेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप लगा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोयूरासिल या फिर फ्लॉक्सोयूरिडीन। तो ऑक्सो ग्रुप इन दोनों में प्रेजेंट होता है। और अगर NH2 लगा होता है वो किस में होता है, साइटाराबीन में। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है, इसकी 5th पोजीशन पे ये जो X है ये क्या होना चाहिए। ये जो 5th पोजीशन पे X है ये कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर यहाँ पे आप फ्लोरीन लगाते हो तो इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो 5th पोजीशन पे X अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो पोटेंसी इंक्रीज होगी। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, 5-फ्लोरोयूरासिल एंड फ्लॉक्सोयूरिडीन। इन दोनों में 5th पोजीशन के ऊपर क्या होता है, फ्लोरीन होता है। देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है फ्लोरोयूरासिल और ये है फ्लॉक्सोयूरिडीन। दोनों की 5th पोजीशन पे आप देखो क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। अब आगे चलते हैं, हमें 5th पोजीशन का पता लग गया। हाँ, एक और बात, अगर आप 5th पोजीशन पे X यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जगह कोई H भी लगा दोगे ना, यहाँ पे अगर H भी होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर H भी होगा तो भी पोटेंसी रिटेन रहती है पर बढ़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमें 5th पोजीशन पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी ये जो 2nd पोजीशन है, अब मैं 2nd पोजीशन पे आ रहा हूँ। हमारा 6th पोजीशन हो गई, 5th हो गई और 2nd पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो ग्रुप। ये इसेंशियल होता है। अगर आपने यहाँ से ऑक्सो ग्रुप को हटा दिया तो समझ लो इसकी एक्टिविटी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इसके बिना इसकी एक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो NH है ये वाला, ठीक है, जो 1st पोजीशन वाला एटम है नाइट्रोजन, इसके साथ अगर H होगा तो भी एक्टिविटी रहेगी। अगर आप यहाँ से H निकाल दोगे तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो भी इसकी एक्टिविटी रिटेन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे H हो या ना हो तो फिर भी इसकी एक्टिविटी रिटेन रहती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने इसका ध्यान देना, ये जो 2nd पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है ये इसेंशियल होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, ये R2, ये N3 जो है ये यहाँ पे क्या लगा है, R2। ये R2 क्या होना चाहिए, ये कोई डिऑक्सी राइबोज होना चाहिए, डिऑक्सी शुगर। ठीक है, डिऑक्सी राइबोज। अब देखो राइबोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ राइबोज का बता रहा हूँ, यहाँ पे OH लगे होते हैं तो इसको राइबोज बोलते हैं। तो अगर हम इस OH को हटा देते हैं इसकी इस पोजीशन से तो इसको क्या बोलते हैं, डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो यहाँ पे डिऑक्सी राइबोज में यहाँ पे शुगर नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम डिऑक्सी राइबोज शुगर लगाते हैं R2 में तो इसकी पोटेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब मैं थोड़े से कंपाइल कर रहा हूँ आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स। कैसा स्ट्रक्चर था हमारा, इस तरह का स्ट्रक्चर था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे H, यहाँ पे था R1, यहाँ पे था X, यहाँ पे डबल बॉन्ड R2 और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड। इनकी नंबरिंग क्या थी, 1 2 3 4 5 6। हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि ये जो R1 है ये या तो ऑक्सो ग्रुप हो या फिर NH2 ग्रुप हो। ये फ्लोरोजुरेसिल फ्लॉक्सोयूरिडीन में होता है ऑक्सो ग्रुप, NH2 कहाँ होता है, साइटाराबिन में। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो X है वो क्या होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए तो पोटेंसी इंक्रीज होती है। अगर हाइड्रोजन होगा तो सिर्फ रिटेन रहेगी लेकिन इंक्रीज नहीं होगी पोटेंसी। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये जो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, ठीक है, वो इसेंशियल है। ठीक है, ये इसेंशियल ग्रुप है, इसके बिना एक्टिविटी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगला पॉइंट मैंने क्या बोला कि यहाँ पे H हो या ना हो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप H निकालते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है जिससे कि पोटेंसी इसकी रिटेन रहती है। ये साइटाराबिन में क्या होता है, यहाँ पे साइटाराबिन में यहाँ से H निकलता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो पोटेंसी लगभग उतनी रहती है। ये जो R2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप डिऑक्सी राइबोज लगाते हो तो इसकी पोटेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है पोटेंसी। ठीक है, पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है। कौन सी पोजीशन पे, R2 पे अगर आप डिऑक्सी शुगर लगाते हो। अगर आप यहाँ पे सिर्फ H रखते हो तो पोटेंसी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, रिटेन रहेगी। ठीक है, बिल्कुल लॉस नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम ड्रग पढ़ते हैं अपनी फ्लोरोयूरेसिल।